आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पल्लवी श्रीवास्तव हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गई हैं और अजहर हुसैन जो है श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले पल्लवी आपका रुख कर लेते हैं। अगर दिल्ली की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? जी, अगर भारती बताते चले जिस प्रकार से दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था, उसको लेके जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा था। जो डेंजर लेवल के पार कहीं ना कहीं जो है डेंजर लेवल के पार हो गया था। और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो छठ घाट के ही पास है, आईटीओ के। अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो अभी भी जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ में ही जो यहाँ पे लोग झुग्गी झोपड़ी के लोग निचले स्तर पे रह रहे थे, उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनके लिए रैन बसेरे भी बनाए गए, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। पर उसके पहले भारती, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से अभी भी जो डेंजर लेवल के पार जो यमुना का जल स्तर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो अभी भी लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक है। और यहाँ पे जिन लोगों के घर थे वो पूरे किचड़े हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के घर भी टूट चुके हैं और लोग अभी रैन बसेरे में रहने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था तो लगातार जो जल स्तर था वो बढ़ता हुआ जा रहा था और इसको लेके काफ़ी लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। तो सरकार ने जो रैन बसेरे लोगों के लिए बनाई थी उसमें भी कहीं ना कहीं पानी घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर सरकार ने दूसरे रैन बसेरे बनाए जहां वो रह सकते हैं। हम वहां भी आपको लेके चलते हैं और जिस तरीके से आईटीओ छठ घाट अभी भी पूरी तरीके से भरा हुआ है और जो जल स्तर है वो भी देखा जा सकता है कि अभी भी डेंजर जोन के ही आसपास कहीं ना मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से अभी भी जो आईएमडी की तरफ से भी कहना है कि अभी लगभग 15 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना है हिमाचल में। अगर हिमाचल में बारिश होती है भारती तो पंजाब से फिर हरियाणा से फिर दिल्ली में पानी प्रवेश करेगा और लोगों को फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से काफ़ी अभी लोग जो हैं वो अब नीचे जाने के लिए मना कर दिया गया है सरकार की तरफ से। जो वहाँ रेस्क्यू टीम है उन लोगों ने भी मना कर दिया है और जो इनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, मैं आपको सीधा दिखाऊंगी कि आप देख सकती हैं यहाँ पे इन लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। ये रोड है जो आईटीओ की तरफ जाता है और लक्ष्मी नगर से रास्ता ये आता है, जुड़ता है। और यहाँ रोड के किनारे पे जो फुट ब्रिज होते हैं या फिर जो साइड के जो रास्ते होते हैं वहाँ पे इन लोगों के लिए रैन बसेरे बना रखे हैं। और लाइट वगैरह आप देख सकती है कि रात में यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगती है और अंदर के अगर दृश्य आपको दिखाए तो पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है। हम जनता से भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। दादी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से अब प्रकृति अपना क्रोध दिखा रहा है और यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, काफ़ी आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर अब किस प्रकार से आप लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? अब बस ऐसे ही कर रहे हैं और क्या बताना पड़ेगा ना वो। कितना नुकसान हो गया आपका दादी? नुकसान तो बहुत हो गया है। सानू बताओ आके। थोड़ा बहुत तो हुआ है नुकसान। सामान वामान भी रह गया उसमें, पानी में पता नहीं बह गया कि नहीं बहा है कि नहीं है वहाँ पे। नुकसान तो हुआ थोड़ा बहुत। तो जब जल स्तर बढ़ रहा था यमुना का तब वहाँ पे रेस्क्यू टीम मौजूद थी, आप लोग को बता रही थी कि जल स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप लोग ऊपर के साइड आइए जहाँ आप लोग के रैन बसेरे बने हैं। तो आप लोग तब उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? इसलिए नहीं आ पाए, हमने सोचा इधर नहीं आएगा, इतना नहीं आ पाएगा। वो एकदम आ गया, एकदम से उम्मीद नहीं था आप लोग? उम्मीद नहीं थी। उधर उधर तो हो गया था, इधर हमारी तरफ नहीं आया था। वो एकदम अचानक बढ़ते ही चला आया पानी, इसलिए ऊपर आना पड़ा। बहुत दिक्कत है कि यहाँ पे गर्मी में बच्चे पड़े हैं यहाँ पे। रात में लाइट आती, दिन में आती ही नहीं है लाइट, रात ही में आती। ना राशन मिलता ना कुछ, बस थोड़ा बहुत पका हुआ मिल जाता, भाई बच्चे खा लेते। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत खाने मिल जाते हाँ, हैं यहाँ पे? पका हुआ। पका हुआ। हाँ।
और वैसे कच्चा राशन आता तो उधर भी बढ़ जाता है, इधर आता ही नहीं। अच्छा। हाँ। चलिए भैया, जिस प्रकार से 2023 में भी दिल्ली वालों को बाढ़ का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा था, इस बार क्या उससे ज़्यादा बाढ़ आया है या उससे फिर ज़्यादा आई है अब से, उससे ज़्यादा आई है बाढ़। बहुत पानी आया अब से तो। बहुत पानी आया? हाँ, पानी इतना आया अब से, सब झुग्गी उग्गी सब डूब गई। बहुत लोगों का नुकसान हुआ इधर। कुत्ते बहुत मर गए अंदर, गाय भैंस हैं बहुत मर गई हैं अंदर। बात ये है, परेशानी तो है ही गरीब लोगों की, मिट्टी खराब है इधर। सब गरीब लोग बेचारे ऐसे ही बने भूखे प्यासे से, किसी पे कपड़े रह गए, किसी का कुछ रह गया, ऐसे ही अपने रह रहे हैं ऊपर आके बेचारे, क्या कर रहे हैं। अब जो है अब रह रहे हैं अपने, पानी सूख गया तो जाएंगे लोग जी। खेती बाड़ी भी खत्म हो गई लोगों की, खेती बाड़ी चल रही है नीचे। अब यहाँ खाना आता है, आ गया खाना तो खा लेंगे बच्चे लोग जी, ना आएगा तो कोई बात ही ना है, ऐसे ही रहते हैं। खाना आता है तो पका हुआ खाना आता है, वो ऐसा ठीक है आता है, पल्लवी, ना तमाम नमक, सारी ना मिर्च, ना समस्याएं हैं। नुकसान के अनुमान को लेकर वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अजहर हुसैन श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अजहर, आपके पास आते हुए जम्मू कश्मीर के अगर बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी खबरों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप सैलाब मुतासरा इलाके हैं, जिसमें उत्तराखंड है या पंजाब है या जम्मू कश्मीर है, पर्टिकुलरली जो है आज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है, सबसे पहले वो उत्तराखंड चलेंगे, उसके बाद में पंजाब चलेंगे। लेकिन आशंका ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में वो जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे, क्योंकि जम्मू, पर्टिकुलरली जम्मू में जो फ्लड से काफी वहां पे जो मामला है वो गंभीर है, क्योंकि काफी सारे जो मकान है वो दह गए हैं और काफी सारा जो नुकसान है वो हो गया है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि आने वाले समय में जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट होगा पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र में और इन इलाकों में जहां पे जल भराव की स्थिति पैदा हुई थी या जहां पे सैलाब से जो काफी सारे जो जाने हैं वो चली गई थी, या लैंडस्लाइडिंग की वजह से या क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो जाने चली गई थी, तो वहां पे हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले जो सेंटर की जानिब से एक कमेटी जो सेंड की गई थी, जो वहां से निरीक्षण करने, जो जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके का निरीक्षण कर रही है, जो तकरीबन 30 मेंबर्स पर जो पार्लियामानी डेलीगेशन है वो यहाँ पे अभी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। और उस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। दूसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम का गुदर इलाका है, इस समय हम उसी क्षेत्र पे मौजूद है और मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं एक ब्रिज है और ब्रिज के बाद में आप देख सकते हैं वो घना जंगल है। और इस घने जंगल में अभी भी लगातार जो फौज की जानिब से जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। हालांकि इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और उसके साथ साथ जो है 2 वीर जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त भी हुए हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा घना जंगल है, हालांकि बादलों से ढका हुआ है और इसमें ये कठिनाइयां आ रही हैं इन जंगलों में कि एक तो मौसम की मार जो जवानों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि उस घने जंगल में जिस तरीके से मिलिटेंट्स छुपे हैं, ये आतंकी छुपे हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये आतंकी जो है ये फॉरेन टेररिस्ट है, यानी पाकिस्तान के टेररिस्ट बताए जाते हैं। और अभी तक जो है इसमें 2 आतंकियों को जो है मार गिराया गया है और 2 जवान जो है, जिसमें एक जेसीयू भी है और एक जवान है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद में तमाम तर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। हालांकि मीडिया को इस ब्रिज के आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, काफी सारे जो सिक्योरिटी रीजन होते हैं उसके मद्देनजर रखते हुए इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि इसके आसपास के इलाके में काफी गुंजान वाला एरिया है और इस एरिया में काफी जो है सिविल लोग रह रहे हैं। और फौज का भी और पुलिस का भी ये लक्ष्य रहता है कि अगर कहीं पे भी कोई ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले लक्ष्य ये रहता है। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि देखिए इस ऑपरेशन की बात हम कल भी कर रहे थे और आज भी ऑपरेशन लगातार जारी है, और कितने दिनों तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि एक तरफ मानसून की मार और दूसरी तरफ ये ऑपरेशन? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी विजुअल्स में दिखाने की कोशिश की है, ये जो जंगल है थोड़ा सा वाइड फ्रेम यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये जो है पूरा जंगल जो है इसको पीर पंचाल एरिया कहते हैं। यानी पीर पंचाल के जो जंगलात है ये वो जंगलात है जहां पे अभी तक बताया जा रहा है कि जो आतंकी है वो छुपे हुए हैं। इससे पहले जब ऑपरेशन अथल हुआ था
और अक्खल ऑपरेशन जो है ये जो साइड में है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने, ये अभी ऑपरेशन जो है वो इस साइड में चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो ऑपरेशन अक्खल था वो लेफ्ट साइड यानी इस साइड में चल रहा था, जो कि तकरीबन 7-8 दिनों तक चला। और इस ऑपरेशन के बाद में अगर हम बात करें, लगातार इस घने जंगल में, जिस तरीके से मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक तो मौसम की मार है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्स का जो लक्ष्य रहता है, सबसे पहले कोई सिविल डैमेज ना हो जाए। अभी इसमें इसलिए टाइम लग रहा है कि एक तो सिविल डैमेज ना हो जाए, दूसरा ये कि मौसम की वजह से भी इस ऑपरेशन में अभी तक ये समय लग पा रहा है। और इस मौसम के हवाले से अगर हम बात करें, तीसरी और अहम खबर की अगर हम बात करें, वो नेशनल हाईवे के ऊपर, क्योंकि अभी जो लाइफ लाइन है जम्मू कश्मीर की, जो लाइफ लाइन श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है, हालांकि सरकारी तौर पे आज 7वां दिन है जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वो 7वें रोज भी बंद है, लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें, आमतौर पे कहा जा सकता है तकरीबन बीच में वो पार्शियली खोल भी दिया गया था। तकरीबन 13 दिन हो गए कि नेशनल हाईवे जो है 44 वो यातायात के लिए बंद है। और इसके साथ साथ बिल्कुल समस्याएं तो है सर, और ग्राउंड जीरो से देखिए आपने जिस तरीके से अपडेट दिया है ग्राउंड जीरो से, वो वाकई में सराहनीय है। अपना विशेष ख्याल आप रखिए। राघवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की अगर बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? बिल्कुल बात है, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंच रहे हैं, जहां पे शिशु मंदिर का जो भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद से मुख्यमंत्री गोरखपुर चले जाएंगे। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे सहकारिता विभाग के तहत 5000 पदों पे भर्ती होने जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जो मिशन रोजगार है या रोजगार मेला जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाता है उसको एक नया पंख लगता हुआ सहकारिता विभाग में दिखाई दे रहा है। वहीं लैब टेक्नीशियन में जिस तरह से 2 फर्जी भर्तियों की बातें सामने आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस पर हमलावर तो हुए, लेकिन जैसे ही मामला उनके ऊपर पड़ा कि ये भर्ती 2016 में हुई थी, सरकार में वो थे, मुख्यमंत्री वो थे, उसके बाद से वो बैकफुट पे आ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उस पर जांच बैठा दी गई है, एफआईआर भी दर्ज करा दिए गए हैं और लैब टेक्नीशियन के सारे पदों पे अब जांच बैठा दी गई है। वहीं हम नेपाल बॉर्डर की बात करें तो जिस तरह से हम महाराजगंज की बात कर लें, बहराइच की बात कर लें या फिर सिद्धार्थनगर की बात कर लें, जिस तरह से नेपाल में कल कर्फ्यू लगा और जिस तरह के आंदोलन वहां पे चले, तो उत्तर प्रदेश की भी तमाम गाड़ियां भुटवल की तरफ भी फंसी रहीं। अब जाकर धीरे धीरे वो गाड़ियां निकल रही हैं। वहीं हम अगर बाढ़ की विभीषिका की बात कर लें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की आशंका पूर्वांचल के जो जनपद हैं गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सोनभद्र, वाराणसी, इसके अलावा गाजीपुर, बलिया, तो इन सब जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी है। वहीं जिस तरह से लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसके बाद से जिस तरह से वहां विस्फोट आई, 2-3 लोगों की मौत हो गई थी, डीजीपी के तरफ से एक आर्डर जारी किया गया है। तो और विशेष अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 15 दिन एक अभियान चलाया जाएगा और जितने भी अवैध पटाखा फैक्ट्री हैं उस पर शिकंजा कसेगा और जो भी अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको सील करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है दीपावली के पहले जिस तरह से या फिर दशहरा के पहले जिस तरह से ये अवैध पटाखा फैक्ट्रियाँ लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में फल फूल रही थी, उन पर विराम लगने का काम होगा। वहीं हम राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें कल प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका बयान आया था कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव पे अंतरात्मा की आवाज़ पे ही लोग वोट देते हैं और ऐसा ही बयान इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सपा के हैं अखिलेश यादव, उनका भी बयान आया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक हल्के में इस समय उपराष्ट्रपति चुनाव की ही चर्चा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पंचायत चुनाव होने हैं, तो सारे राजनीतिक दल उसके लिए अपना एड़ी चोटी का प्रयास करें, चाहे बसपा की बात कर लें, सपा की बात करें, कांग्रेस की कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं निषाद की, यूपी राजभर की, ये सभी अपने अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास करती हुई दिख रही हैं। पूर्व समय में जेलैकफेड में एक घोटाला पाया गया था, उसमें तत्कालीन एमडी के ऊपर 6 साल का उनके ऊपर कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो ये एक बहुत बड़ी सज़ा है। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर ये है भारती कि जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, उनकी विधायकी को विधानसभा सचिवालय की तरफ से बहाल कर दिया गया है। जिस तरह से उनको
कोर्ट से राहत मिली थी, उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि क्या उनकी विधायकी बहाल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा ने उस पद को रिक्त कर दिया था। लेकिन विधानसभा सचिवालय प्रशासन की तरफ से प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की तरफ से कल एक आदेश जारी किया गया, निर्गत किया गया, जिसके तहत अब उनकी विधायकी बहाल हो गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार मुश्किलों में घिर रहे मुख्तार अंसारी परिवार के लिए कहीं ना कहीं ये सुकून भरी खबर कल देखने को मिली कि उनकी विधायकी बहाल हो गई। जी भारती। बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरें हैं जिनसे आपने रूबरू कराया राघवेंद्र। ईशा, आपका रुख कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? पठानकोट पहुंचने वाले हैं। पठानकोट से सीधा रवाना होंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के लिए और वहां पर अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे और बैठक भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। उनकी तरफ से भी रिपोर्ट दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से देखिए, प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक पहले ट्वीट करके ये कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा से काफी ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, लेकिन हिमाचल को खास तौर से जो पहाड़ी राज्य है उन्हें किस तरीके से बचाया जाए, उनकी जो सौंदर्य है वो बना रहे, इसके लिए काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जगह जगह पर हाईवे बनाए जा रहे हैं, फोर लेन बनाई जा रही है, होटल्स निकाले जा रहे हैं, टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पहाड़ी राज्यों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यही वजह है कि भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं आम हो चुकी है पहाड़ी राज्यों में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 बजे गुरदासपुर पहुंचेंगे। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ साथ जो बाढ़ प्रभावित ग्रस्त जो इलाके हैं और जो किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी, अधिकारियों से भी बैठक करेंगे। लेकिन इस दौरान देखिए, प्रधानमंत्री तो पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पंजाब इस वक्त बीमार चल रहे हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में वो भर्ती है। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, मान सरकार है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री के आने से पहले लगातार बीते कल भी हमने देखा बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई और आज भी एक मांग रखी गई है कि 20,000 करोड़ का कुल करीब करीब नुकसान यहाँ पर हो चुका है पंजाब का बाढ़ के चलते। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आए तो 20,000 करोड़ रुपए भी यहाँ पर देखे जाए। दूसरा आरोप यहाँ पर लगा है कि 60,000 करोड़ का जो फंड है केंद्र सरकार ने रोका है, तो प्रधानमंत्री आ तो रहे हैं लेकिन इस फंड को भी जारी करे। तो तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री क्या विशेष पैकेज का ऐलान करके जाते हैं, सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी रहेगी। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन है तो सभी को यहाँ पर उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री पंजाब के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से तो फंड रोकने का ठिकरा भी यहाँ पर केंद्र सरकार को खोला गया है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब हिमाचल के बाद सीधा पंजाब के गुरदासपुर पहुंचेंगे तो वहां पर सर्वेक्षण करने के साथ साथ बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका निरीक्षण करने के साथ साथ जो किसान हैं उनसे मिलते हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन बीते कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें बड़ा फैसला लिया गया है कि जो लोगों की फसल खराब हुई है 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा किसानों को। पंजाब सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसका ऐलान भी किया गया है। पशुधन की जो हानि हुई है या मकानों की हानि हुई है इसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद ही मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर राहत की बात यह है कि 4 दिनों तक के लिए फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का किसी तरीके का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब जो धीरे धीरे जो नदियों का उफान है वो थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इलाकों में जो पानी भरा हुआ है, जो जल भराव हुआ है, उसे किस तरीके से उसकी निकासी की जाए, एक बहुत बड़ी समस्या है। बीमारी अब बढ़ चुकी है क्योंकि जो पशु है, जो लोग हैं, जिस तरीके से मृत्यु हुई है और जगह जगह जल भराव हुआ है, बाढ़ की वजह से अब जो बीमारी की घटनाएं भी हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इन सबसे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी उठना होगा, तो ही जो बाढ़ से ज्यादा नुकसान पंजाब का हुआ है उससे उभर पाएंगे। इसके अलावा देखिए,
थोड़ी ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सचिवालय पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से 2 बैठकें यहाँ पर की जाएगी और आज जो अहम बैठक उनकी होने वाली है वो पंचकुला कमलम में होने वाली है। बीजेपी की बैठक रहेगी क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है और ये सेवा पखवाड़ा 7 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक चलेगा और ऐसे में केंद्र की योजनाओं को जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए और लोगों को केंद्र की योजनाओं का क्या क्या लाभ दिया जाए, इन सब को लेकर एक रूपरेखा रणनीति आज तय की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी पंचकुला में और नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खुद बैठक का हिस्सा होंगे। प्रभारी सतीश पुनिया भी यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि राजस्थान के नेता हैं, वो भी बैठक मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। जलभराव की स्थिति हरियाणा में भी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद देखिए हरियाणा की तरफ से जम्मू कश्मीर, पंजाब, अब हिमाचल को भी 5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है और 5 करोड़ की राशि दी गई है सहायता के तौर पर। इसके अलावा पंजाब को राहत सामग्री वो लगातार दी जा रही है और मुख्यमंत्री हरियाणा का कहना है कि हरियाणा और पंजाब भाई भाई हैं और ऐसे में पंजाब के लोग भी हरियाणा के ही भाई हैं, तो पंजाब के लिए राहत और बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा वो हरियाणा की तरफ से दिया जाएगा। हर जिले से राहत और बचाव कार्य की सामग्री भेजी जा रही है पंजाब में ताकि जो प्राकृतिक आपदा इस वक्त पंजाब में आई है उससे उबरा जा सके। जी बिल्कुल, देखिए आपदाएं तो आई हुई हैं और उससे निपटने के लिए जिस तरीके से सहयोग का हाथ आगे बढ़ रहा है वो वाकई में सराहनीय है। अजहर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मौसम के हवाले से, हालांकि मौसम का कहर जो है वो लगातार जारी है। जम्मू क्षेत्र के पुंछ एरिया में भी अभी भी जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसमें काफी सारे जो मकान है, तकरीबन 8 के करीब जो मकान है वो ध्वस्त हो गए और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो टीम है वो मौके पे पहुंची है। हालांकि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। इस घटना के दौरान जो है तकरीबन 8 मकाने जो है वो ध्वस्त हो गए हैं और उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको सेफर प्लेसेस की तरफ वहां से रवाना किया गया क्योंकि एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम वहां पे पहुंची है और लगातार जिसका मैं बात अभी तज़किरा कर रहा था, नेशनल हाईवे 44, हालांकि मुगर रोड यातायात के लिए बंद है लेकिन वहां पे इतना जाम है कि काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उस मगर रोड के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब जो किसान है, जो फ्रूट ग्रोवर्स है, उनको भी अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो फ्रूट से लदी बसें हैं, जो फ्रूट से लदी हुई ट्रकें हैं, तकरीबन 3000 के करीब जो ट्रक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो चीजें हैं वो या तो कश्मीर से बाहर जाने वाली है या जो बाहर से अंदर आने वाली है, यानी कश्मीर आने वाले सब्जियों के रेट जो है वो उफान पे लग रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सब्जियों की यहाँ पे किल्लत महसूस हो रही है मार्केट में। और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही नेशनल हाईवे की, अगर इसको रेस्टोर जल्दी नहीं किया गया तो समस्याएं कुल मिलाकर तमाम है और समाधान क्या निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।